नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइज मैं स्वागत करता हूं आप सभी का इस पीडब्ल्यू के अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे। तो आज की इस सीरीज में जो उद्गम सीरीज है, उस पूरी सीरीज में जो अपन पढ़ने वाले जो भी टॉपिक्स अपन डिस्कस करने वाले हैं वो सारे के सारे सीएसआईआर नेट एग्जाम 2023 को टारगेट करेंगे। बिल्कुल, तो जो भी बच्चे सीएसआईआर नेट 2023 दिसंबर एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए ये सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, बहुत ही यूजफुल रहने वाली है। राइट गाइस, तो आज के सेशन में अपन पर्टिकुलरली फिजिकल केमिस्ट्री में एक टॉपिक है नेम्ड एज केमिकल काइनेटिक्स। राइट ना, तो केमिकल काइनेटिक्स में कुछ इंपॉर्टेंट बातें, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और उसके बेसिस पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उन्हीं का डिस्कशन करने वाले हैं। सो गाइस, बिना किसी देरी के आइए मैं शुरुआत करता हूं इस सेशन की। राइट ना, तो आज के सेशन में जो अपन डिस्कस करेंगे, बेसिकली उस टॉपिक का नाम तो मैंने लिख दिया, दैट इज व्हाट, केमिकल काइनेटिक्स। अब सवाल है कि इस केमिकल काइनेटिक्स में हालांकि बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, राइट ना, बट फिलहाल के लिए आज के सेशन में जो अपन वो इंपॉर्टेंट चीजों में से जो डिस्कस करेंगे, एंड दैट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट, आर्हेनियस इक्वेशन। राइट ना, सो आज के सेशन में जो अपन पर्टिकुलरली किसी भी टॉपिक पे जो चर्चा करने वाले हैं, द टॉपिक नेम इज नोन एज आर्हेनियस इक्वेशन। राइट ना, ये आर्हेनियस इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? कोई भी इंपॉर्टेंट है अगर टॉपिक, तो इंपॉर्टेंट क्यों है? तो डेफिनेटली अगर अपन किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उस एग्जाम में जिस टॉपिक से ज्यादा सवाल आते हैं वो हमारे लिए भैया इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला, किसी भी टॉपिक को इंपॉर्टेंस बोलने का तरीका यह है या वजह यह है कि हां वो पेपर में भैया भर के आता है। दूसरा वजह यह है कि भैया वो आसान है यार, पेपर में आता है, स्कोरिंग भी है और बहुत आसान भी है। अब ये सारी बातें मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगा यहां पे। राइट ना, आज के सेशन में ये सारी बातें अपन देखेंगे। राइट, तो अपन पर्टिकुलरली इस आर्हेनियस इक्वेशन के ओरिएंटेड अपनी डिस्कशन रखेंगे, पहली बात। दूसरा, अपन इसका बेसिक सा कॉन्सेप्ट जानेंगे, आर्हेनियस इक्वेशन होती क्या, और कुछ फॉर्मूलेज देखेंगे ना, फॉर्मूलेज देखेंगे। फिर अपन सवालों की ओर जाएंगे कि इस आर्हेनियस इक्वेशन से सवाल कैसे आते हैं, दैट इज व्हाट, टाइप ऑफ क्वेश्चंस। राइट ना, फिर अपन टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे, उन्हीं में अगर कुछ ट्रिक्स हैं उनको जानेंगे। एंड द थर्ड इज व्हाट, द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो अपन को करने ही करने होते हैं। तो आज के सेशन में जो अपना फ्लो चार्ट रहने वाला है वो कुछ इस प्रकार से रहने वाला है कि पहले तो अपन कुछ कुछ बातें डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू थ्योरी, आर्हेनियस थ्योरी क्या होती है, इसके क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, ये बताती क्या है, इसके फॉर्मूलेज क्या हैं। राइट ना, वो सारी बातें डिस्कस करेंगे। फिर अपन इसका दूसरा एस्पेक्ट कि हाँ भैया इससे सवाल कैसे आते हैं यार, टाइप ऑफ क्वेश्चंस। राइट ना, एंड द थर्ड इज क्वेश्चन जो आते हैं वो कौन कौन से हैं, दैट मींस प्रीवियस ईयर सवाल। राइट ना, तो कुछ इस प्रकार से अपना सेशन चलने वाला है। तो आइए मैं शुरुआत करता हूं इस आर्हेनियस इक्वेशन के बारे में जानने के लिए। सो गाइस, केमिकल काइनेटिक्स में अगर मैं बात करता हूं तो केमिकल काइनेटिक्स जो अपन एक चैप्टर पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, इस केमिकल काइनेटिक्स में अपन बस एक ही चीज को पढ़ते हैं, दैट इज व्हाट, स्पीड ऑफ द रिएक्शन। और साथ ही स्पीड ऑफ द रिएक्शन तो पढ़ते ही हैं, साथ ही ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिससे अपन उस स्पीड ऑफ द रिएक्शंस को बदल सकते हैं। तो पूरी काइनेटिक्स बस दो पिलर्स पे बेस्ड है। पहला, स्पीड ऑफ द रिएक्शन, कि कोई भी रिएक्शन कितना तेज हो रहा है, कितना धीरे हो रहा है, एंड साथ ही कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो उस रिएक्शन की स्पीड को, रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करती है। राइट ना, अब उसी में से, उन्हीं फैक्टर्स में से जैसे कि मैंने बोला कि ये डील करता है स्पीड ऑफ द रिएक्शन से, तो स्पीड ऑफ द रिएक्शंस को अफेक्ट करने वाला जो फैक्टर है, उन्हीं में से बहुत सारे होते हैं, उनमें से जो पहला फैक्टर है दैट इज व्हाट, टेम्परेचर। राइट ना, तो टेम्परेचर भी एक ऐसा फैक्टर है जो कहीं ना कहीं स्पीड ऑफ द रिएक्शन को बदल देता है या बदल सकता है। अब सवाल उठता है कैसे, और बदलेगा कैसे, बदलेगा तो इस बात को अपन कैसे जानेंगे, तो यही पूरी स्टोरी आर्हेनियस बताता है। राइट ना, तो आइए मैं थोड़ा सा आपको हिंट देता हूं कि जैसे ही मैंने कहा टेम्परेचर, तो टेम्परेचर बढ़ा दूंगा तो केमिकल रिएक्शन का जो स्पीड है वो बढ़ जाएगा। इसका मतलब, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि सर आपने कहा था जो रेट है, या यूं कह लो कोई भी जो केमिकल रिएक्शन है वो किसी भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाने के स्पीड को मेजर करती है। राइट ना, अगर मैं मान ले कोई भी केमिकल रिएक्शन की बात करता हूं तो केमिकल रिएक्शन का सिंपल सा मतलब होता है कि भैया जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। सवाल अगला ये है कि सर स्पीड ऑफ द रिएक्शन का क्या मतलब है। तो स्पीड ऑफ द रिएक्शन का मतलब एक ही है कि कितनी जल्दी ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाएगा।
अब इसी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाने वाली स्टोरी को अगर मैं टेम्परेचर के साथ रिलेट करूं कि हां अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दे रहा हूं तो जनरली ऐसा होता है, और शायद आपको कभी आपने पढ़ा होगा तो आपको पता भी होगा कि रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ता है। तो इसी बात को एक्सप्लेन करने के लिए अपने पास एक थ्योरी मिली, या यूं कह ले एक थ्योरी दी गई, जिसको अपन कहते हैं आर्हेनियस थ्योरी। हालांकि बहुत सारी थ्योरीज आती हैं जिसमें से शुरुआत किसने करी? आर्हेनियस ने, राइट ना। तो ये कुछ बेसिक सा आइडिया था आर्हेनियस का, और इस पूरे आइडिया से अपन को क्या समझ आता है? अपन को एक ही बात समझ आती है कि सर अगर आप कभी भी टेम्परेचर का रेट ऑफ रिएक्शन पे इफेक्ट बोलोगे तो कहीं ना कहीं उसमें आर्हेनियस इक्वेशन का यूज होगा। क्यों? क्योंकि वही एक इक्वेशन है, वही एक थ्योरी है जो इसके इफेक्ट को एक्सप्लेन करती है, राइट ना। और कैसे करती है वही आइए अपन थोड़ा थोड़ा डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो आइए मैं आर्हेनियस इक्वेशन की डिस्कशन करना शुरू करता हूं। आर्हेनियस थ्योरी बोल लो या इक्वेशन बोल लो, एक ही बात है, आर्हेनियस थ्योरी। गाइस प्लीज ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो मैं कुछ इसके कॉन्सेप्ट्स दिखाऊंगा, कुछ इसके फॉर्मूलेस दिखाऊंगा, फिर उन्हीं के बेसिस पे सवाल कैसे आते हैं, टाइप ऑफ द क्वेश्चंस, एंड द थर्ड फेज इज दैट प्रीवियस ईयर सवाल, राइट ना। पैटर्न यही चलने वाला है। तो अपन पहले सेक्शन को डील कर रहे हैं कॉन्सेप्ट्स एंड फॉर्मूलेस। तो अपन ने इतना तो शायद थोड़ा बहुत आइडिया ले ही लिया है कि अगर आप आर्हेनियस थ्योरी लिखते हो या आर्हेनियस इक्वेशन की बात करते हो तो कहीं ना कहीं वो एक ही चीज को दर्शा रहा है, टेम्परेचर का रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट है। और वो इफेक्ट क्या है ये आपको पता है कि हां सर अगर टेम्परेचर बढ़ा दूंगा तो भैया जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल है वो जल्दी जल्दी टकराएंगे, और जल्दी जल्दी टकराएंगे तो वो जल्दी जल्दी प्रोडक्ट बना देंगे। तो टेम्परेचर के बढ़ने से कोलिजन बढ़ जाएगा और उससे तेरा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाने का टेंडेंसी बढ़ जाएगा, एंड दैट इज व्हाट सिंपली वी कॉल्ड इट एज रेट ऑफ रिएक्शन। अबे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाने ही तो रेट ऑफ रिएक्शन है, तो इसी को अपन रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं, राइट ना। तो ये इतना तो तुझे इफेक्ट तो शायद पता होगा कि सर टेम्परेचर अगर मैं बढ़ाऊंगा तो डेफिनेटली पक्का रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ने वाला है, राइट ना। अब सवाल ये उठता है कि सर इस बात को अपन जानते कैसे, इस बात को अपन समझते कैसे हैं, राइट ना। तो एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको सिखाने वाला हूं कि जब भी मैं रेट एक्सप्रेशन लिखता हूं, लेट सपोज कोई भी अगर मेरे पास केमिकल रिएक्शन हो रहा है ए से पी, ये कोई भी ऑर्डर की हो सकती है, nth ऑर्डर की हो सकती है, तो मान लो मैंने इसके लिए अगर रेट लिखना है तो रेट कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा एज पर रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं इसके अकॉर्डिंग देखूं तो जो भी रेट है वो डायरेक्ट कॉन्सेंट्रेशन से रिलेट कर रहा है। इस एक्सप्रेशन में रेट डायरेक्टली है कॉन्सेंट्रेशन के, पक्का। सिमिलरली ये तो अगर डायरेक्टली है कॉन्सेंट्रेशन के तो यहां से अपन डायरेक्टली इसका इफेक्ट देख सकते हैं, राइट नाउ। वेयर एज क्योंकि अपन टेम्परेचर का इफेक्ट देखना चाहते हैं तो टेम्परेचर तो यार इस इक्वेशन में है ही नहीं, तो टेम्परेचर नहीं है तो इसका रेट का डायरेक्ट रिलेशन टेम्परेचर से नहीं है। मतलब ये कि सर इस रेट का कॉन्सेंट्रेशन के साथ तो डायरेक्ट है, बट रेट का टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट नहीं है क्योंकि दिख नहीं रहा। तो अगर डायरेक्ट नहीं है तो इनडायरेक्ट तो पक्का है। अब इनडायरेक्ट है तो ये इनडायरेक्ट कैसे है? तो जब भी मैं रेट लिखता हूं तो रेट में एक कांस्टेंट आता है जिसको तुम कहते हो रेट कांस्टेंट। तो कहीं ना कहीं जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो के पे डिपेंड करता है, और जो के है ना यार वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इट मींस अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो के बढ़ता है तो रेट भी बढ़ता है। तो इस पूरी स्टोरी से मैं क्या कहना चाहता हूं? मैं ये कहना चाहता हूं कि जब भी तुम टेम्परेचर का इफेक्ट किसी भी रिएक्शन रेट के साथ पढ़ते हो तो उसमें डायरेक्ट रेट नहीं चिल्लाते हो। वहां पे क्या बोल रहे हो? यहां पे सिंपल अपन बोलते हैं टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट का इफेक्ट। यहां पे अपन क्या बोलते हैं? टेम्परेचर का रेट कांस्टेंट के साथ रिलेशन देखते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली अगर तूने रेट कांस्टेंट के साथ रिलेशन देख लिया दैट सिंपली मींस तूने रेट ऑफ रिएक्शन के साथ रिलेशन देख लिया। तो इसी बेसिस पे अपन सारी की सारी जितने भी आप मॉडर्न थ्योरीज देखोगे, कोलिजन थ्योरी, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, सारी की सारी थ्योरीज में अपन रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर को ही रिलेट कर रहे हैं। सिमिलरली उसी प्रकार से उसी तरीके से अगर मैं इस आर्हेनियस थ्योरी की बात करता हूं तो इतना तो सर आपको पता ही है कि क्योंकि अपन यहां पे आर्हेनियस थ्योरी में टेम्परेचर का इफेक्ट देख रहे हैं, तो टेम्परेचर का इफेक्ट ही देखना है तो कहीं ना कहीं हमको यहां भी टेम्परेचर और
रेट कांस्टेंट को ही रिलेट करना है। बोलो जी, राइट ना। तो कहीं ना कहीं यहां भी अपन को टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट को ही रिलेट करना है, और अगर इसी को करना है तो ये इक्वेशन कैसे करती है? तो ये इक्वेशन एक आर्हेनियस ने रिलेशन दिया विच रिलेट्स रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर, राइट ना। सो एन इक्वेशन गिवन बाय Arrhenius that relates किसके बीच में? डेफिनेटली ये बात अब मैं आपको सिखा चुका हूं कि यहां पे जितनी भी इक्वेशंस आप पढ़ोगे, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी हो, कोलिजन थ्योरी हो, ट्रांजिशन स्टेट को ही अपन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी भी कहते हैं, तो ये जितने भी अपन थ्योरेटिकल पार्ट्स डील करते हैं, राइट ना, तो उसमें कहीं ना कहीं अपन टेम्परेचर का रेट ऑफ रिएक्शन पे इफेक्ट देखना चाहते हैं, बट वो डायरेक्टली नहीं होगा, उसमें एक बीच में चीज आएगी, उसी को अपन कहेंगे रेट कांस्टेंट, राइट ना। तो उसी बेसिस पे अगर मैं इस आर्हेनियस का भी इक्वेशन देखूं तो एन इक्वेशन इज गिवन बाय आर्हेनियस दैट रिलेट्स किसको किसको करेगा? रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर को, एंड इज गिवन बाय या गिवन एज, ऐसे लिख लो। तो ये कैसे दी जाती है? तो इसने एक इक्वेशन दिया विच इज के इज इक्वल्स टू ए ई टू द पावर ई ए अपॉन में आर टी। तो दिस इज नोन एज एन आर्हेनियस इक्वेशन। तो ये इक्वेशन है। अब एक बात आप डेफिनेटली जानते हो कि सर ये इक्वेशन हो या कोई भी इक्वेशन हो, हमें एक चीज निश्चित पता है कि टेम्परेचर के बढ़ने से रेट बढ़ेगा, विच मींस यहां पे अगर तू एक चीज और ऐड करना चाहता है तो ये भी कर सकता है कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर के बढ़ने से रेट कांस्टेंट बढ़ेगा, दैट मींस रेट बढ़ेगा। तो ये चीज होगी ही होगी। इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए आर्हेनियस ने ये इक्वेशन दिया। तो सर ठीक है, ठीक है, आपने कहा ऐसा होगा, और ऐसा होगा तो ये इक्वेशन भी कहीं ना कहीं इस बात को बयां करेगी, पक्का करेगी। कैसे कैसे कर रही है? तो आइए मैं आपको समझाता हूं, राइट ना। फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर मैं कहता हूं टेम्परेचर ज्यादा है तो डेफिनेटली इसके अकॉर्डिंग रेट ज्यादा होना चाहिए, तो डेफिनेटली ये तो होगा ही होगा। इस इक्वेशन में अगर मुझे उस बात को रिप्रेजेंट करना है तो मैं कैसे करूंगा? तो मैंने कहा मान लो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो डेफिनेटली टेम्परेचर यहां पे आ रहा है, तो ये जो पूरा फैक्टर है ई ए अपॉन में आर टी, डेफिनेटली ये क्या होगा जी? कम होगा। पक्का कम होगा, पक्का कम होगा, बिल्कुल कम होगा। एंड अगेन अगर टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, क्योंकि न्यूमरेटर में वैल्यू ज्यादा होगी तो ये ओवरऑल वैल्यू घटेगा। अगर ओवरऑल वैल्यू घटेगा तो अब ध्यान से सुनना, ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। अगर मैं इस पूरे वैल्यू की बात करूं तो क्योंकि ये वैल्यू घट रहा है तो सामने नेगेटिव है, तो ये ऑलरेडी कम है, और नेगेटिव मतलब कि कम नेगेटिव है, यस और नो। तो ये कम नेगेटिव है, विच मींस ओवरऑल ये वैल्यू कैसी हो जाएगी जी? बढ़ जाएगी। ओवरऑल ये वैल्यू बढ़ जाएगी, और क्योंकि ये ओवरऑल वैल्यू बढ़ रही है तो इसके बढ़ने से रेट भी क्या होगा? रेट कांस्टेंट भी क्या होगा? बढ़ेगा। के भी बढ़ेगा, राइट ना। के भी इंक्रीज होगा, और के भी इंक्रीज होगा तो डेफिनेटली यही तो अपन बोलना चाहते थे ना यार, कि टेम्परेचर के बढ़ने से के बढ़ना चाहिए, और ये इक्वेशन भी इसी बात को बयां कर रही है कि टेम्परेचर के बढ़ने से जो रेट कांस्टेंट है, राइट ना, उसका भी इंक्रीज होना चाहिए, विच अल्टीमेटली मींस, जिसका कहीं ना कहीं मतलब यही है कि रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ रहा है। तो ये एक बेसिक सा इक्वेशन था किसका? आर्हेनियस का, और उसका एक कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको सिखाया कि किसी भी रेट का टेम्परेचर के साथ क्या इफेक्ट होगा। तो टेम्परेचर के बढ़ते ही रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ जाएगा, बट अपन डायरेक्ट उसको रिलेट नहीं कर पाएंगे। उसके लिए अपन को रेट को पहले रेट कांस्टेंट से रिलेट करना पड़ेगा, और रेट कांस्टेंट टेम्परेचर के साथ रिलेट करता है, राइट ना। तो ये ओवरऑल बेसिक सा ओवरव्यू था इस आर्हेनियस इक्वेशन का, राइट ना। अब आइए, मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा चुका हूं, अब मैं आपको लेके चलता हूं फॉर्मूलेज की ओर, राइट ना। आइए जी, फॉर्मूलेज इसके कैसे लिखते हैं, राइट ना। या इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, आर्हेनियस इक्वेशन, जो अपने पास एक बेसिक आर्हेनियस का इक्वेशन है वो अपन कैसे लिखते हैं? तो k इज इक्वल्स टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन में आर टी। तो ये इक्वेशन आता कैसे है? ये इक्वेशन कैसे आता है, राइट ना। तो अल्टीमेटली इस पूरी स्टोरी को अपन शुरुआत कहां से करते हैं? तो आर्हेनियस ने अपना एक डिफरेंशियल फॉर्म दिया, डी अपॉन डी टी, डी अपॉन में डी टी, ई ए अपॉन में आर टी।
ये इसको ऐसे लिख सो डी एल एन के अपॉन में डी टी इज इक्वल्स टू ई ए अपॉन में आर टी स्क्वायर। मान लो ये अपने पास एक इक्वेशन है, राइट ना, जो आर्हेनियस ने दिया, इसको अपन कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन या डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन, राइट ना। इसमें अगेन यहां पे जो टर्म था, इसको अपन सारी जो टर्म्स हैं उसको अपन अलग से एक बार लिख लेंगे, फिलहाल के लिए अपन इसके फॉर्मूलेस देखते हैं, ठीक है। तो मैंने सिंपली एक डिफरेंशियल फॉर्म लिखा, इसको अपन कहते हैं डिफरेंशियल फॉर्म, डिफरेंशियल फॉर्म, राइट ना, डिफरेंशियल फॉर्म पक्का। अब इस डिफरेंशियल फॉर्म के बेसिस पे ही अपन सारे फॉर्मूलेस बना लेंगे, देखना जी कैसे, राइट ना। फिर अपन उन्हीं फॉर्मूलेस के बेसिस पे सवाल कर देंगे, दैट्स इट। तो इसके बेसिस पे अपने पास दो प्रकार से इस डिफरेंशियल को सॉल्व कर सकते हैं। ये डिफरेंशियल फॉर्म है, अगर मुझे इसी डिफरेंशियल फॉर्म का इंटीग्रेटेड फॉर्म देखना है, राइट ना, तो पहले तो पॉसिबिलिटी ये है कि हां मैं इंटीग्रेशन करता हूं बट विदाउट लिमिट, विदाउट लिमिट, इंटीग्रेशन विदाउट लिमिट, बहुत सुंदर। अगेन दूसरा इंटीग्रेशन विद लिमिट, राइट। तो ये दो पॉसिबिलिटीज हैं, ऊपर वाला डिफरेंशिएटेड फॉर्म है और नीचे वाला क्या है जी, इंटीग्रेटेड फॉर्म। तो पहले तो मैं इंटीग्रेशन करूंगा, केस 1 इंटीग्रेशन विदाउट लिमिट, फिर अगेन केस 2 इंटीग्रेशन विद लिमिट। गाइस दोनों ही बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों से बहुत सवाल आ रखे हैं, राइट ना। आइए मैं इन दोनों को सॉल्व करना शुरू करता हूं। तो पहला है जी केस 1 इंटीग्रेशन विदाउट लिमिट, इंटीग्रेशन विदाउट लिमिट। तो इसका अगर मुझे इंटीग्रेशन करना हो किसका, डिफरेंशियल फॉर्म का, सो वी नो दैट डिफरेंशियल फॉर्म क्या है, डी एल एन के बाई डी टी इज इक्वल्स टू ई ए अपॉन में आर टी स्क्वायर। गाइज प्लीज माइंड इट, यहां पे हमेशा मैं टेम्परेचर ही लिखूंगा, कैपिटल टी ही लिखूंगा, क्यों, क्योंकि यार ये जो इक्वेशन है जो अपन पढ़ रहे हैं, ये इक्वेशन ही टेम्परेचर का इफेक्ट बता रही है ना यार, तो यहां पे अपन बस टेम्परेचर की ही बात लिखेंगे, राइट ना। आइए आगे चलता हूं। तो मान लो मैंने कहा जी ये अपने पास डी एल एन के बाई डी टी है विच इज ई ए अपॉन आर टी स्क्वायर, ये डिफरेंशियल फॉर्म है। अब इसका इंटीग्रेशन करूंगा, तो डी एल एन के इसको उधर जो वेरिएबल है इसको एक साथ अगर अपन रीअरेंज करेंगे सो इट बिकम्स डी टी, राइट ना, बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन करूंगा, इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो विदाउट लिमिट करूंगा, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो अगर आप इंटीग्रेशन करते हो डी एक्स का तो वो कितना होता है एक्स, अगेन डी एल एन के है तो ये पूरी चीज एक्स ही तो हो गई, ये तो सेम हो गई। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो ओवरऑल अगर इसका इंटीग्रेशन लिखना है तो इसका इंटीग्रेशन आएगा एल एन के इज इक्वल्स टू, यहां पे ई ए अपॉन आर बाहर आ गया, इसका इंटीग्रेशन करूंगा 1/t² इंटू में डी टी, अगेन इसको सॉल्व करूंगा, एल एन के कितना आ जाएगा ई ए अपॉन आर, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा ओवरऑल -1/t, राइट। अगेन इसको सॉल्व करूंगा तो इसके इंटीग्रेशन, क्योंकि अपन विदाउट लिमिट कर रहे हैं तो यहां पे एक कांस्टेंट आता है और उसी कांस्टेंट को अपन कहते हैं एल एन ए, राइट। तो यहां पे आएगा एल एन के इज इक्वल्स टू माइनस ई ए अपॉन आर टी प्लस में एल एन ए। तो ये जो अपन ने इक्वेशन लिखा है यही इक्वेशन एक इंटीग्रेटेड फॉर्म है आर्हेनियस इक्वेशन का विदाउट लिमिट, राइट ना। अब इसी इक्वेशन को अगर मैं फर्दर सॉल्व करता हूं, ध्यान सुनना, अगर मेरे पास ये इक्वेशन मिला है एल एन के इज इक्वल्स टू एल एन ए माइनस ई ए अपॉन आर टी, तो गाइज इससे बहुत सवाल है नेट और गेट में, इस बात पे बहुत सवाल है। सवाल कैसे आते हैं, तो सबसे पहले तो इसी को अगर मैं एल एन की टर्म में लिख रहा हूं, लेट सपोज इसी को मैं लॉग की टर्म में लिखूं, लॉग, तो तुम्हें पता है सर एल एन से लॉग आऊंगा तो 2.303 लॉग के इज इक्वल्स टू 2.303 लॉग ए माइनस ई ए अपॉन आर टी, राइट ना, ऐसा लिख सकता हूं बिल्कुल। अब इस 2.303 को अपन डिवाइड में लेके आएंगे तो बनेगा क्या, लॉग के इज इक्वल्स टू, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, लॉग ए माइनस, इसको डिवाइड में लाया तो ये कितना बनेगा ई ए अपॉन 2.303 आर टी। तो ये आपका एक सिंपल सा इक्वेशन बन गया, माइंड इट। यहां पे जो बात ध्यान रखनी है आपको वो ये रखनी है कि जब भी सवाल में एल एन दे रखा हो
और ऊपर से आपको कंपैरिजन करना हो तो EA अपॉन R का कंपैरिजन होगा। बट अगर सवाल में, अभी मैं सवाल भी दिखाऊंगा, अगर सवाल में लॉग दे रखा हो तो कंपैरिजन किसका होगा? तो कंपैरिजन में 2.303 R लेना है, मतलब ये वाली वैल्यू भी ऐड होगी। गाइस इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। तो एक तो इक्वेशन ये है, एक तो इक्वेशन ये है, एक उसी का दूसरा फॉर्म ln की टर्म में ये। अब इसी को थोड़ा और अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो इसको और सिंप्लीफाई करके जो अपने पास एक नई इक्वेशन नजर आएगी वो क्या होगी? तो यहीं से अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूं तो ln k क्या है जी? ln a माइनस EA अपॉन RT, राइट। अगेन इसको अगर मुझे सॉल्व करना है तो मैं ln को इस साइड लेके आऊंगा, ln k माइनस ln a इज इक्वल्स टू माइनस EA अपॉन RT, राइट। इसमें लॉग का प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ln k अपॉन a इज इक्वल्स टू माइनस EA अपॉन RT, राइट। अब इस लॉग को अगर मैं उस साइड लेके जाऊं तो इट बिकम एक्सपोनेंशियल, तो k अपॉन a इज इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस EA अपॉन RT, देन k का हो जाएगा a e टू द पावर माइनस EA अपॉन में RT, दैट्स इट। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ k, ये आपके पास k का वैल्यू आ जाए, राइट ना। और यही इक्वेशन अपन ने सबसे पहले लिखी थी, तो ये भी इक्वेशन सही है, ये भी इक्वेशन सही है, ये भी इक्वेशन सही है। सवाल किसी से भी आ सकता है। शुरुआत कहां से करी अपन ने? डिफरेंशियल फॉर्म से, और उसमें भी अपन ने पहली जो चीज पढ़ी है दैट इज व्हाट? इंटीग्रेशन विदाउट लिमिट। तो उससे अपने पास ये इक्वेशंस बनी। अगेन जो दूसरा था दैट इज इंटीग्रेशन विद लिमिट। लिमिट के साथ अगर मुझे इंटीग्रेशन करना हो, तो लिमिट के साथ अगर मुझे इंटीग्रेशन करना है तो उसके लिए भी मेरे पास इंटीग्रेशन विद लिमिट। तो अगर मैं इसको जब सॉल्व करूंगा तो आपको पता है सर डिफरेंशियल फॉर्म क्या होता है? डी एल एन के अपॉन में डी टी इज इक्वल्स टू EA अपॉन में RT स्क्वायर, एग्जैक्टली यही होता है। अब इसका इंटीग्रेशन करना, बट इसमें लिमिट लगाना पड़ेगा। तो डी एल एन के डी टी को उस साइड ले गए, EA अपॉन में RT स्क्वायर इंटू में dt, इसमें भी अपन ने इंटीग्रेशन लगा दिया। और इसमें अब लिमिट लगाऊंगा तो लिमिट जरा देखना, अगर मैं T1 टेम्परेचर कहता हूं तो मैंने अभी आपको समझाया कि जो K है ना यार, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। अच्छा, तो अगर ऐसा है तो मान लो मैंने कहा T1 टेम्परेचर, सो डेफिनेटली सर इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोई K1 वैल्यू होगा। अगेन T2 टेम्परेचर, तो डेफिनेटली इसका कुछ K2 वैल्यू होगा। लेट्स सपोज अगर मैं T1 टेम्परेचर लिमिट लगाता हूं तो इसका K1 वैल्यू है, कोई T2 टेम्परेचर लगाता हूं तो इसका K2 वैल्यू है। अब इसको सॉल्व करो तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? ln K लिमिट लगेगी K1 से K2, अगेन EA अपॉन R माइनस 1 बाई टी, T1 से T2, राइट। अब इसको सॉल्व करेंगे, सो ln K2 माइनस ln K1 इज इक्वल्स टू माइनस EA अपॉन R 1 अपॉन T2 माइनस 1 बाई T1। माइनस को कॉमन लिया और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया। इसको सॉल्व करूंगा, ln K2 अपॉन में K1, लॉग का प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूं। अगेन माइनस को अगर मैं अंदर एडजस्ट करूं तो EA अपॉन R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, दैट्स इट। तो यही आपका एक इक्वेशन बनता है, और ये इक्वेशन कहलाता है इंटीग्रेशन विद लिमिट, या आता कैसे? इंटीग्रेशन विद लिमिट्स, राइट ना। तो अब अपन ने इंटीग्रेशन विद लिमिट वाली स्टोरी से एक फॉर्मूला निकाला, इंटीग्रेशन विदाउट लिमिट से फॉर्मूलेस निकाले, राइट ना। अब इन सारे फॉर्मूलेस को आइए मैं समराइज करता हूं और फिर आपको सवालों की ओर लेके चलता हूं, राइट ना। तो अब अगर मैं आपसे कहता हूं समरी, जो आपको ध्यान रखना है फॉर्मूलेज में, आपको क्या क्या ध्यान रखना है, उन सारी बातों को मैं यहां पे लिख दे रहा हूं आपके सामने। अगर मैं पहला जो इक्वेशन कहता हूं, पहला जो इक्वेशन है, आपको ध्यान क्या रखना है? पहला डी एल एन के बाय डी टी इज इक्वल्स टू EA अपॉन RT स्क्वायर। डेफिनेटली ये याद रखना है, दिस इज नोन एज डिफरेंशियल इक्वेशन, या यूं कह लो डिफरेंशिएटेड फॉर्म किसका? आर्हेनियस इक्वेशन का, पहला। दूसरा यहीं से दूसरा जो होगा वो होगा जी ln K इज इक्वल्स टू ln A माइनस EA अपॉन RT स्क्वायर, राइट, EA अपॉन RT, राइट ना। ये अपने पास दूसरा फॉर्म है। तीसरा, यहीं पे अगर मैं लॉग की टर्म में लिखता हूं, लॉग इज इक्वल्स टू लॉग A माइनस EA अपॉन 2.303 RT, ये आपके पास लॉग के टर्म में हो गया। अगेन अगर मैं इसी को दूसरे फॉर्म में लिखता हूं
तो k इज इक्वल्स टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। गाइज ये सारी की सारी इक्वेशंस आती कैसे हैं वो सारी बातें अपन ने ऑलरेडी डिस्कस करी हैं। तो ये सारी इक्वेशंस आपको ध्यान रखनी है। अगेन इसी में एक जो इक्वेशन है दैट इज व्हाट फिफ्थ वन विच इज एल एन के, इसको भी अपन यहीं लिख देते हैं, है ना, फिफ्थ वन विच इज एल एन के टू अपॉन में के वन इज इक्वल्स टू ई ए अपॉन में आर 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T, दैट्स इट। ये सारी की सारी इक्वेशंस हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। सवाल उठता है सर क्यों, अरे क्यों हम ध्यान में क्यों रखें यार इसको, ये बताओ, इन सारी इक्वेशंस को हम ध्यान में क्यों रखें। तो आइए अब मैं आपको सवालों की ओर लेके चलता हूं, और सवालों की ओर जाने से पहले अपन जरा इसमें एक दो बातें डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें पहला तो है थोड़े से ग्राफ, है ना, ग्राफ, क्योंकि ग्राफ से भी डायरेक्ट सवाल है, राइट ना। ग्राफ, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो लेट सपोज अगर मैं इसी इक्वेशन का यूज करता हूं, एल एन के इज इक्वल्स टू एल एन ए माइनस ई ए अपॉन आर टी। लेट सपोज ये अपन ने एक इक्वेशन लिया जो ऑब्वियसली आर्हेनियस इक्वेशन है। तो गाइज अगर मैं ग्राफ ऊपर मेंशन कर रहा हूं तो कोई भी ग्राफ बनाने के लिए अपन को डेफिनेटली कोई इक्वेशन चाहिए जो उस ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रही हो। और क्योंकि अपन यहां पे आर्हेनियस ही पढ़ रहे हैं, आर्हेनियस थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो आर्हेनियस थ्योरी या आर्हेनियस इक्वेशंस के ही बेसिस पे यहां पे ग्राफ बनेगा। पहली बात तो ये। तो लेट सपोज अपन ने कोई इक्वेशन लिया ये, अब इसका अपन को ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ किसके बीच में बनाना है, तो लेट सपोज एल एन के वर्सेस 1 बाय टेम्परेचर का ग्राफ बनेगा। तो ग्राफ कैसे बनेगा, तो तुम्हें पता है कि सर अगर इसको मैं रीअरेंज करूं तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, डेफिनेटली ऐसे भी लिख सकता हूं, यस और नो, बिल्कुल। अगेन इसको अगर कंपेयर करें y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, तो y क्या है जी, एल एन के, m स्लोप क्या है जी, तो माइनस ई ए अपॉन आर, एंड अगेन इंटरसेप्ट क्या है जी, एल एन के, राइट ना। तो यहां पे अगर अपन इसका ग्राफ बनाएं तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से दिखेगा अपन को कि एक साइड तो अपने पास है एल एन के, एक साइड है 1 बाय टेम्परेचर, राइट गाइज। अब इसका अगर मुझे ग्राफ बनाना होगा तो यहां पे क्या है अपने पास, स्लोप इज व्हाट, माइनस ई ए अपॉन आर, एंड अगेन इंटरसेप्ट इज व्हाट, एल एन ए। तो इंटरसेप्ट क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज जो वाई एक्सिस पे कट करे, और क्योंकि इसका पॉजिटिव वैल्यू है तो लेट्स सपोज ये यहां पे कट कर रहा है, और इसका स्लोप नेगेटिव है तो यहां से नीचे की तरफ आएगा, तो ये ग्राफ बन जाएगा। स्लोप है जी माइनस ई ए अपॉन आर और इंटरसेप्ट है जी एल एन ए। अब सवाल ऐसे ही आएगा, वो ग्राफ दे देगा और तुमसे कहेगा कि पहले तो ये बताओ कि क्या ये ग्राफ सही है, आर्हेनियस इक्वेशन का ही है। दूसरा सवाल ऐसे आ सकता है कि वो एक ग्राफ देके स्लोप का वैल्यू दे देगा, लेट्स सपोज 4000, और उसके बेसिस पे वो कहेगा बताओ एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, ई इज व्हाट, एक्टिवेशन एनर्जी, ये क्या होती है, राइट ना, इसका वैल्यू बता। तो सवाल ऐसे आ सकता है। सिमिलरली ये तो पहला ग्राफ हो गया, ये तो पहला ग्राफ हो गया, राइट ना, ये तो पहला ग्राफ हो गया। अगेन अगर मुझे दूसरा ग्राफ बनाना है, कोई दूसरा ग्राफ बनाना है, लेट सपोज मैंने दूसरा इक्वेशन यूज किया, ए टू द पावर ई ए अपॉन में आर टी। लेट सपोज ये अपने पास इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में अगर मुझे ग्राफ बनाना है तो फिर से मैंने कहा कि लेट सपोज कि मैंने यहां पे लिया जी के, और मुझे यहां पे टी के साथ ग्राफ बनाना है, के वर्सेस टी का ग्राफ। तो जरा आप ध्यान से सुनना, एक बात तो आपको डेफिनेटली मैंने अभी सिखाई थी जो सबसे पहले, कि हां जब भी मैं यहां पे आपको सिखा के भी आया था कि जब भी मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो ई ए अपॉन आर टी फैक्टर घटेगा, दैट मीन्स ओवरऑल ई टू द पावर वाला जो फैक्टर है वो बढ़ेगा। दैट मीन्स कि टेम्परेचर के घटने से एक्सपोनेंशियल फैक्टर बढ़ रहा है, यस और नो। इसको दूसरे ढंग में बोलूं तो टेम्परेचर के बढ़ने से एक्सपोनेंशियल वाला फैक्टर बढ़ रहा है। ओवरऑल तो मतलब ये है ना कि ये टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तो ये वैल्यू घट रहा है, ओवरऑल एक्सपोनेंशियल की पावर वाला फैक्टर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से रेट कांस्टेंट बढ़ रहा है। तो जब भी रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर का मैं वेरिएशन देखूंगा तो वो हमेशा ही एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा, क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ने से ये फैक्टर एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा है। तो उसी बात को अगर मैं यहां पे भी रिप्रेजेंट करूं तो मान लो कि ये फैक्टर इंक्रीजिंग होगा और एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग होगा। क्यों? क्योंकि मान ले टेम्परेचर मैंने बढ़ाया तो ई ए अपॉन आर वाला फैक्टर कम होगा, दैट मीन्स कम नेगेटिव होगा, क्योंकि सामने नेगेटिव है, और कम नेगेटिव का मतलब है कि ज्यादा वैल्यू होगा, और दैट मीन्स के का वैल्यू भी ज्यादा होगा, राइट ना। ये बात अपन ने पहले भी समझी है, राइट ना, ये बातें इंपॉर्टेंट है,
राइट गाइस, ये बातें इंपॉर्टेंट है, राइट ना। तो ये कुछ ग्राफ हो गए, ये कुछ फॉर्मूलेज हो गए, और बस तुम्हें यही याद रखना है, बस तुम्हें यही याद रखना है आर्हेनियस के बारे में। इसी से बहुत काफी सवाल आप बिल्कुल इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। कैसे? आइए मैं अब आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन दिखाता हूं और फिर आपको सवाल करवाता हूं। तो इससे अगर मैं टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं, टाइप ऑफ क्वेश्चंस की, तो इससे टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे आते हैं? तो इसमें 3 प्रकार के सवाल आ सकते हैं, 3 टाइप से। पहला डायरेक्ट या यूं कह ले कंपैरिजंस के सवाल, कंपैरिजन विद आर्हेनियस इक्वेशन। या तो सवाल उससे आ सकता है कि हां कोई उसने इक्वेशन दी है और तुम्हें आर्हेनियस इक्वेशन पता है, दोनों को कंपेयर कर दो, तो उससे अपन कह सकते हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है, दूसरा जो टाइप का सवाल है वो कैसा है जी? पहला हो गया कंपैरिजन का, दूसरा हो गया जी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। कि डायरेक्ट फॉर्मूला के बेसिस पे जो भी फॉर्मूलेज हैं उसके डायरेक्ट, जो भी अपन ने अभी फॉर्मूलेज लिखे हैं, राइट ना। फॉर एग्जांपल वो दे देगा जी K1 K2 T1 T2, पूछेगा एक्टिवेशन एनर्जी बताओ, तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड भी आ सकता है। तीसरा जो अपने पास इंपॉर्टेंट है, दैट इज व्हाट? फ्रॉम ग्राफ, जो अपन ने अभी सीखा, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, राइट ना। तो ये 3 प्रकार के सवाल आ सकते हैं, या तो डायरेक्ट कंपैरिजंस के, या फिर डायरेक्ट फॉर्मूले से, या फिर ग्राफ बेस्ड, राइट ना। तो इन तीनों को ही अगर मुझे करना हो, या तीनों सवालों को अगर मुझे डिस्कस करना हो या सॉल्व करना हो, तो वो कहीं ना कहीं इसी स्लाइड से होंगे। यही एक कंप्लीट स्लाइड है। ये फॉर्मूलेज हो गए, ये उसके बेसिस पे ग्राफ हो गए, राइट ना। आइए अब मैं आपको एक एक करके सवाल दिखाता हूं। तो पहला सवाल जो आपकी स्क्रीन पे है वो ये रहा जी, ये है जी नेट 2021 जून का सवाल है, राइट ना। सवाल एक बार जरा ध्यान से समझना। कहना है जी रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, एक रिएक्शन हो रहा है, उसका रेट कांस्टेंट दे रखा है, राइट ना। अगेन रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन अपन को गिवन है, जो अपन यहां पे लिख दे रहे हैं, log k इज इक्वल्स टू 14.1 माइनस 1000 K अपॉन में टेम्परेचर। ये K है जस्ट केल्विन, इट रिप्रेजेंटिंग केल्विन, है ना, और कुछ नहीं है। तो ये अपने पास इक्वेशन दे रखा है। ये पहले टाइप का सवाल है, मतलब जस्ट कंपैरिजन बेस्ड, कि कोई वो इक्वेशन देगा और एक तुम्हें पता है, दोनों को कंपेयर कर दो, फिर जो वैल्यू पूछ रहा है वो बता दो। जैसे कि ये एग्जांपल, तो अपन को ये इक्वेशन उसने दे रखी है। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात है, यहां पे लॉग यूज कर रखा है, और तुम्हें पता है कि सर हां, अगर वो एक्टिवेशन एनर्जी पूछ रहा है, रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन दे रहा है, तो इन दोनों का रिलेशन कहीं ना कहीं आर्हेनियस इक्वेशन देता है। और ये इक्वेशन अपन को पता है, log k इज इक्वल्स टू log a माइनस EA अपॉन 2.303 RT। ये वैल्यू हमेशा तुम्हें ध्यान रखनी है, जब log की बात आएगी तो 2.303 RT लेना है, ln की बात आएगी तो EA अपॉन सिंपल R लेना। तो ये इक्वेशन उसने दे रखी है, ये तुझे पता है, कंपेयर कर दो जी। तो ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से कंपेयर कर दो, तो आंसर विल बी EA अपॉन 2.303 RT इज इक्वल्स टू 1000 केल्विन अपॉन में टेम्परेचर से टेम्परेचर कैंसल आउट हो गया। तो यहां पे EA का वैल्यू कितना आया होगा जी? 1000 इंटू में 2.303 इंटू में 8.314। अब यहां पे एक चीज और जो आपको ध्यान रखनी है, यूनिट। उसने ब्रैकेट में कुछ बोला है जी, किलो जूल पर मोल, सॉर्टेड है जी। ये वैल्यू आर का किस में होता है? जूल पर केल्विन पर मोल में। यहां पे ऑलरेडी केल्विन था ही, केल्विन से केल्विन कैंसल आउट हो गया। अब क्योंकि ये जूल में है तो इसको डिवाइड करूंगा किससे? 1000 से, ताकि किस में आ जाए? ओवरऑल किलो जूल में आ जाए। तो इसमें जब मैं इसका वैल्यू सॉल्व करूंगा तो उसका आंसर विल बी अराउंड आएगा 19.14। एक्टिवेशन एनर्जी आएगा 19.14 किलो जूल पर मोल, है ना। यहाँ पे 19.14 होगा, है ना, 19.14 किलो जूल पर मोल, राइट ना। आप इसको सॉल्व करेंगे। फिलहाल के लिए अपन ने इस पूरी स्टोरी से एक बात जानी है, वो क्या है कि जब भी वो इक्वेशन देगा और तुम्हें भी पक्का कुछ ना कुछ पता होगा, तो दोनों को कंपेयर कर दे, तो तेरा आंसर ये होगा, राइट ना। आ जाओ जी, आगे चलता हूं। अगली बात जो है, जैसे कि ये सवाल है, ये गेट का सवाल है जी। ये गेट का सवाल है जी 2017 का।
इस सवाल को कैसे करना है? द डिपेंडेंसी ऑफ रेट कांस्टेंट के ऑन टेम्परेचर टी ऑफ द रिएक्शन इज गिवन एज। तो मान ले अपने पास कोई एक सिंपल सा उसने डेफिनेटली के और टेम्परेचर का रिलेशन वाला एक इक्वेशन दिया है। तो उसने दिया है तो तुझे भी कुछ कुछ पता है पक्का। पहले तो लिख लो जो उसने दिया है। ln के कितना है जी? -5000 केल्विन अपॉन में टेम्परेचर प्लस का 10। पक्की बात है। सो द एक्टिवेशन एनर्जी पूछा है, सिंपल है जी। अब इसमें उसने ln लिया है, ये भी ध्यान रखना है। ln लिया है तो ln वाली इक्वेशन यूज करेंगे, -E अपॉन RT प्लस में ln। अब इसको कंपेयर करो, तो कंपेयर करोगे तो ये पूरी चीज इसके बराबर है, रख दो 5000 के इज व्हाट? जस्ट केल्विन अपॉन में टेम्परेचर, E अपॉन में RT। अब इसको सॉल्व करोगे, टेम्परेचर से टेम्परेचर कैंसिल आउट, E का वैल्यू कितना आ जाएगा जी? दैट इज 5000 इंटू में 8.314। इसमें भी क्योंकि इसने किलो जूल में पूछा है तो तुम सिंपली इसमें इंटू में 10 की पावर 3 कर दोगे तो किलो जूल में आ जाएगा। तो ये 10 की पावर 3 और ये 3 0 कैंसिल आउट हो गए, तो 8.314 इंटू में 5, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास, दैट इज 50 पॉइंट समथिंग समथिंग आ जाएगा ना, 50 पॉइंट समथिंग समथिंग है ना। इसको मल्टीप्लाई करोगे 8.314 इंटू 5 करोगे तो ये आ जाएगा जी तेरे पास 22 एंड इट बिकम्स 751, इट बिकम्स 40 एंड 41 है ना, 41 पॉइंट समथिंग, 41 पॉइंट समथिंग समथिंग, राइट ना, 41 पॉइंट समथिंग समथिंग, ठीक है। इसका आंसर देख लेना आप, है ना। ये क्या हो गया भैया, कोई बात नहीं, 41.5 समथिंग समथिंग आपका आंसर आ जाएगा, इतना कुछ आंसर आएगा, राइट ना। सिंपल कुछ नहीं किया, आपको कंपैरिजन करना है। ln के कितना है जी? -5000 के अपॉन में टेम्परेचर प्लस में 10 था, पक्का यही था। तो इसको अगर मैं ln के साथ कंपेयर कर दूं सो इट बिकम्स व्हाट? -E अपॉन में RT प्लस का log। तो वो log A भी पूछ सकता है, A का भी वैल्यू पूछ सकता है, वो एक्टिवेशन एनर्जी का भी वैल्यू पूछ रहा है, राइट ना। तो कुछ इतना आएगा। आपको फिलहाल के लिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट जो पकड़ना था कि सर कंपैरिजन के सवाल आ रहे हैं, राइट ना, कंपैरिजन के सवाल आ रहे हैं। बहुत बढ़िया, आगे चलता हूं जी। आगे अगर मैं बात करता हूं, जैसे ये सवाल है, ये भी कंपैरिजन का सवाल है, ये भी कंपैरिजन का सवाल है। तो ये अपने पास K का वैल्यू दे रखा है, ये K का वैल्यू है अपने पास। अगर ये K का वैल्यू है तो इसके बेसिस पे अगर मुझे कंपैरिजन देखना है तो मान लो ये K का वैल्यू है विच इज गिवन एज K इज इक्वल्स टू 5.14 इंटू 10 की पावर 11, ये अपन को वैल्यू दे रखा है, एक एक्सप्रेशन दे रखा है, इंटू 10⁻11 e टू द पावर -50, राइट। अगेन वो हमसे क्या पूछ रहा है? एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये उसने दिया है और हमें भी कुछ पता है पक्का, राइट ना। तो K क्या है जी? A e टू द पावर -E अपॉन में RT, दैट्स इट। कंपेयर कर दो तो तुम्हें पता है ये पूरी वैल्यू E अपॉन RT के बराबर होगी, दैट शुड बी 50। उसने टेम्परेचर दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है जी, 300 केल्विन हो जाएगा ये। अगेन उसने पूछा किसमें है? जूल पर मोल, तो R का वैल्यू भी तुम्हें पता है, दैट मीन्स 50 इंटू 8.314 इंटू में 300। इसको सॉल्व करोगे, यू गॉट योर आंसर, राइट। तो यहां से आपको ध्यान रखना है कि कहीं ना कहीं वो सवाल इस इक्वेशन से भी पूछ सकता है, उसने दूसरी इक्वेशन भी यूज करी है। तो जो इक्वेशन वो यूज कर सकता है वो सारी की सारी इक्वेशन मैंने ऑलरेडी आपको इस एक स्लाइड में लिखवा दी है, राइट ना। ये सारी की सारी ही इक्वेशन वो यूज कर सकता है, राइट ना। आइए अपन आगे चलते हैं, इस डिस्कशन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि सवाल ये है जी, ये भी कंपैरिजन बेस्ड है, ये भी गेट का सवाल है, 2010 में पूछा गया है। इस सवाल को भी अपन उसी प्रकार से करेंगे। ln k और टेम्परेचर का एक रिलेशन दे रखा है जी, ln k इज इक्वल्स टू 5 माइनस 12,000 बाय टी। ये वैल्यू दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा, अपन को पूछ क्या रहा अपन से? एक्टिवेशन एनर्जी। बिल्कुल बता देंगे जी, बिल्कुल बता देंगे, -E अपॉन में RT। आप कंपेयर करो जी, कंपेयर। तो कंपेयर करोगे तो E का वैल्यू अपॉन में RT ये किसके बराबर होगा? 12,000 अपॉन में T, दिस विल कैंसिल आउट।
तो ये बिकम्स, अब यहां पे एक बात ध्यान रखनी है, उसने यूनिट क्या बोला है, किलो कैलोरीज या कैलोरीज। सो गाइस जब भी आर का वैल्यू 8.314 हो तो इसका यूनिट होगा जूल पर केल्विन पर मोल, और जब भी आर का वैल्यू कैलोरीज में लेना हो तो आएगा 2 कैलोरीज पर केल्विन पर मोल। राइट ना, ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है, या तो वो मेंशन भी होता है सवाल में, बट अगर ना भी हो तो आपको ये याद रखना है। राइट ना, तो यहां पे आर का वैल्यू इंटू 2 कैलोरीज। राइट ना, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 24,000 कैलोरीज। तो 24,000 तो नहीं है, तो इसको जब तुम किलो कैलोरीज में बदलोगे तो 24 किलो कैलोरीज आ जाएगा, एंड योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। राइट ना, तो ये भी कहीं ना कहीं कंपैरिजन का ही सवाल था। ठीक है जी, तो अपन ने पहला जो टाइप था उसके बेसिस पे अपन ने बहुत सारे, जैसे ये भी सवाल है, ये भी नेट का सवाल है, कंपैरिजन के बेसिस पे ही अपन ने बहुत सारे सवाल किए हैं नेट और गेट के। अभी जैसे ये सवाल है, इस सवाल को कैसे करना है, फॉर एग्जांपल कह रहा था आर्हेनियस इक्वेशन ऑफ 2 केमिकल रिएक्शन। बहुत बढ़िया, आर्हेनियस इक्वेशन दे रखी है। राइट ना, K1 और K2, उसने कंडीशन मेंशन किया है E1 जो है ग्रेटर है E2 के। बहुत बढ़िया, एट गिवन टेम्परेचर, कोई सेम टेम्परेचर है, उस पे E1 क्या है जी, बड़ा है E2 से। ये इक्वेशन है। हमसे पूछ क्या रहा है, वो रिलेशन पूछ रहा है। ऑप्शंस में अगर देखोगे तो रिलेशन K और A के ही ऑप्शंस में है, तो कहीं ना कहीं अपन को K और A के रिलेशंस को ही इस ऑप्शन में ढूंढना है कि कौन सा करेक्ट है इस कंडीशन पे। सवाल समझ आया? तो आइए सवाल को करते हैं। सवाल बिल्कुल सिंपल है। मान ले मैंने कहा K1 कितना है जो उसने दे रखा है, E1 अपॉन में RT। सॉर्टेड। K2 कितना है, A2 e टू द पावर माइनस E2 अपॉन में RT। अब इन दोनों को ही अगर मैं कंपेयर करना चाहूं तो लेट सपोज मैं डिवाइड करता हूं K2 अपॉन में K1, तो डेफिनेटली सर K2 बाय K1 करोगे तो आ जाएगा A2 e टू द पावर E2 बाय RT अपॉन A1 e टू द पावर E1 बाय RT। दोनों को डिवाइड कर दिया। डिवाइड क्यों किया? क्योंकि इन दोनों को रिलेट करना है। तो सर डिवाइड करने से रिलेशन कैसे आएगा, अभी मैं करके दिखाता हूं। राइट ना, तो लेट सपोज मैंने इसको डिवाइड किया। अब देखना यहां पे पावर माइनस है, तो जब इसको ऊपर लेके जाऊंगा इट बिकम प्लस। तो ये पूरी स्टोरी किस प्रकार से नजर आएगी, दैट इज K2 बाय K1 इज इक्वल्स टू A2 बाय A1 e टू द पावर E2 बाय RT माइनस या इनटू में e टू द पावर E1 बाय RT। राइट, पक्का ऐसा भी लिख सकता हूं, बिल्कुल। अब बेस सेम है, पावर शुड बी एडेड, तो K2 बाय K1 इज इक्वल्स टू A2 बाय A1 e टू द पावर E1 माइनस E2 अपॉन में RT। दैट्स इट। राइट गाइस, अब यहां पे अपन को उस कंडीशन का इस्तेमाल करना है जो सवाल में गिवन है। वो कंडीशन क्या है? कंडीशन ये आपको दे रखी है कि E1 जो है यार वो ग्रेटर है E2 के। अच्छा, तो E1 अगर E2 से बड़ा है तो तुझे क्या लगता है, सर ये ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी यार, पॉजिटिव हो जाएगी। ये एक्चुअली मैंने किया कैसे, देखिए यहां पे पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इसको मैंने रीअरेंज करके E1 माइनस E2 लिख सकता हूं, या माइनस E2 प्लस E1 लिख लो, एक ही बात है। अब इसका वैल्यू कैसा रहेगा, पॉजिटिव, तो K2 माइनस K1 इज व्हाट, A2 माइनस A1 e टू द पावर कुछ पॉजिटिव वैल्यू रहेगा। और क्योंकि ये पॉजिटिव है तो जब भी आप किसी भी एक्सपोनेंशियल का पावर पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं 2, 3, 4 समथिंग समथिंग, तो हमेशा ही उसका जो ओवरऑल रिजल्ट मिलता है वो हमेशा 1 से बड़ा होता है, मतलब पॉजिटिव में ही होता है। तो अगर मैं कहता हूं K2 बाय K1, तो वो A2 बाय A1 के बराबर कब है, ध्यान से सुनना, जो K2 बाय K1 है वो A2 बाय A1 के बराबर कब है, जब मैं A2 बाय A1 में इतना मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल 10 2 के बराबर कब होगा, जब मैं 2 में 5 का मल्टीप्लाई करूंगा। बोलो जी, तो बता 10 और 2 में से कौन सा बड़ा हुआ, ऑब्वियसली 10 बड़ा हुआ ना यार। अबे 10 2 के बराबर कब हो रहा है, जब मैं उसको 5 गुना कर रहा हूं। सिमिलरली K2 बाय K1 A2 बाय A1 के बराबर कब है, जब मैं उसमें e टू द पावर पॉजिटिव वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करूंगा, विच मींस कि जो K2 बाय K1 है वो बड़ा है A2 बाय A1 के। बोलो जी, अब इसको पलट दूंगा, ये तो K2 बाय K1 है, अगर मैं K1 बाय K2 कहता हूं तो जब मैं इसको उल्टा करूंगा तो साइन भी रिवर्स हो जाएंगे, A1 बाय A2। अब मैंने उल्टा क्यों किया, क्योंकि K2 बाय K1 ऑप्शन में नहीं है, K1 बाय K2 है, और अगर K2 बाय K1 है भी तो वो लेस वाले साइन में, तो ये तो गलत हो जाएगा। अगेन K1 बाय K2 है, K1 बाय K2 है, A1 बाय A2 है, A1 बाय A2 है, और A1 बाय A2 बड़ा है
तो उड़ा दो भैया। राइट ना, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। तो गाइज ओवरऑल स्टोरी का मतलब ये है कि अपने इस पूरे बेस्ड जो भी अपन ने सवाल किए हैं, वो पहले जो अपन ने टाइप ऑफ क्वेश्चन को बोला था, दैट इज व्हाट, डायरेक्ट कंपैरिजन बेस्ड, उसके बेसिस पे ही अपन ने अभी तक के सवाल देखे हैं और किए हैं, और बहुत आसान भी हैं। आसान कैसे लगेंगे? क्योंकि जैसे ही अपन को सारी इक्वेशंस याद हैं, तो उन सारी इक्वेशंस के बेसिस पे ये सारे सवाल इजीली बन जाएंगे। राइट ना। आइए अपन इस स्टोरी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये रहा, ये एक सवाल है। राइट ना। तो अगर मैं दूसरे टाइप की बात करता हूं, तो दूसरे टाइप के सवाल कैसे आ सकते हैं? डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। यहां भैया अगर डायरेक्ट फॉर्मूला मतलब कि अगर मैं एक्टिवेशन एनर्जी पूछूं, रेट कांस्टेंट दे दूं, टेम्परेचर दे दूं, तो डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज करके आप कोई भी एक वैल्यू को अननोन रख के बाकी सारी को मेंशन कर दो, और उसके बेसिस पे अपन डायरेक्ट फॉर्मूले से इस्तेमाल करके उसका वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये मैंने क्या बोला, आइए मैं इसको सवाल से दिखाता हूं, है ना। जरा ध्यान से सुनना, ठीक है। लेट सपोज अभी मैंने एक सवाल निकाला, दैट इज व्हाट, दिस इज व्हाट द क्वेश्चन। राइट ना। मान लो एक सवाल है, ये वाला सवाल। अब इस सवाल को करना कैसे, ध्यान सुनना। तो कह रहा है इफ द प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, तो गाइज आपको अगर मैं बताऊं तो k क्या होता है, a e टू द पावर e a अपॉन आर टी। तो इस पूरी इक्वेशन में जो a है, a को अपन कहते हैं प्री एक्सपोनेंशियल। ये एक्सपोनेंशियल टर्म है, उसके सामने वाला प्री, आगे आगे आने वाला टर्म होता है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ए होता है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, जिसको ऑल्सो कहते हैं अपन फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी कहते हैं। राइट ना। और ये क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी। इतनी सी बात क्लियर है। तो कहीं ना कहीं यहां पे दो टर्म यूज हो रही है, एक तो ए विच मींस प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, या इसी को अपन कहते हैं फ्रीक्वेंसी फैक्टर, और ये क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी। टेम्परेचर को आप जानते हो, एंड के इज व्हाट, रेट कांस्टेंट। राइट ना। तो ये पूरी स्टोरी है जो आपने इस इक्वेशन में लिखी है, ठीक है, और उसके मतलब ये है। लेट सपोज अब मैं सवाल रीड करता हूं। तो मैंने कहा प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है इन आर्हेनियस इक्वेशन, कितना है जी, इतना है। बहुत बढ़िया, शाबाश। अगेन द वैल्यू ऑफ द रेट कांस्टेंट एट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, मतलब बहुत ही हाई टेम्परेचर पे इसका रेट कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा। तो अपन बिल्कुल जानते हैं कि सर के क्या है जी, ए ई टू द पावर ई ए अपॉन आर टी। अबे क्योंकि उसने आर्हेनियस मेंशन कर दिया ना, तो कहीं ना कहीं उसी की इक्वेशंस पे ये सवाल होगा। राइट ना। तो मैंने सिंपल एक इक्वेशन लिख दिया। अब वो कह रहा है कि बता, अगर प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर का वैल्यू ये है, तो रेट कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा जब बहुत ही हाई टेम्परेचर होगा, मतलब एक्सट्रीमली हाई बोला है। तो लेट सपोज अपन एक्सट्रीमली हाई को क्या मान सकते हैं कि मान ले टेम्परेचर इनफाइनाइट हो गया है, एक्सट्रीमली हाई हो गया है, तो के का वैल्यू क्या होगा, ए ई टू द पावर ई अपॉन आर टी। राइट ना। अब यहां पे जब टेम्परेचर टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो अपन को पता है के ई टू द पावर माइनस ई अपॉन इंफिनिटी हो जाएगा। और किसी की भी वैल्यू के नीचे अगर मैं इंफिनिटी लिखता हूं, तो ओवरऑल उसका मतलब क्या है जी, जीरो। और किसी की भी पावर अगर जीरो की बात करता हूं, तो वो उसका वैल्यू कितना होता है जी, 1। और जैसे मैंने इसको 1 रखा, तो यहां से मुझे क्या दिख रहा है कि जो रेट कांस्टेंट है वो उसका वैल्यू किसके बराबर है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर के बराबर। विच मींस कि यहां से जो भी रेट कांस्टेंट का वैल्यू होगा विच इज 1.6, तो यही इसका प्री एक्सपोनेंशियल का वैल्यू था, और यही इसका रेट कांस्टेंट का वैल्यू है। राइट ना, एट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर। राइट ना। तो ये बात भी एक सवाल है जो कि नेट 2017 जून में पूछा गया है, डायरेक्ट इक्वेशन बेस्ड है। राइट। अगेन आइए मैं आगे चलता हूं। अब जैसे कि ये सवाल है, सवाल बिल्कुल ही फॉर्मूला बेस्ड है, दूसरे प्रकार के सवाल चल रहे हैं, दैट इज फॉर्मूला बेस्ड। ये 2018 नेट में पूछा गया सवाल। एक बार मैं सवाल पढ़ता हूं आपके लिए। सवाल कुछ इस प्रकार से है कि वो कह रहा है द डिफरेंस, मतलब माइनस कर रहा है किसको, द डिफरेंस बिटवीन एक्टिवेशन एनर्जी, किसकी, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिवर्स एंड फॉरवर्ड स्टेप। राइट ना। कोई एक रिवर्स जा रहा है स्टेप, कोई एक फॉरवर्ड जा रहा है, इन दोनों का एक्टिवेशन एनर्जी उसने माइनस किया है, और उसका वैल्यू कितना आ रहा है जी, दैट इज 9.212 RT। पक्की बात है। अगेन इफ द प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर इसका फॉरवर्ड का इज डबल दैट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन जा रहा है उसका जो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर दैट इज ए, वो डबल है किसके, दैट इज रिवर्स वाले के।
तो अगर ऐसा है तो अब मुझे बताओ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन क्या होगा। सवाल थोड़ा बहुत समझ आ रहा है? आइए मैं इसको थोड़ा और समझाता हूं। लेट सपोज अगर मैं आपसे कहता हूं ए से बी कोई आपकी रिएक्शन है जो कि रिवर्सिबल है, यहां पे मेंशन्ड है एक वर्ड दैट इज रिवर्सिबल रिएक्शन। पक्की बात है? पक्की बात है। अब रिवर्सिबल है तो मैंने सर रिवर्सिबल बना दिया। अब इसमें भी अगर ये आगे जा रही है तो इसको मैं कहता हूं रेट ऑफ फॉरवर्ड, पीछे आ रही है तो इसको कहता हूं रेट ऑफ रिवर्स कह लो या बैकवर्ड कह लो, एक ही बात है। उसने रिवर्स यूज किया है, अपन बैकवर्ड भी बोल सकते हैं, रिवर्स भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। अगेन ये तो पहली बात हो गई। उसने बोला है कि जब मैं डिफरेंस देखता हूं एक्टिवेशन एनर्जी किसका, रिवर्स का एंड फॉरवर्ड का, तो अगर मैं एक्टिवेशन एनर्जी लिखता हूं तो मान ले मैं कहता हूं एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड और मैं लिखता हूं एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड, तो इन दोनों का रिलेशन क्या है? तो अगर मैं एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड का एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड से डिफरेंस देखता हूं, ध्यान सुनना, पहली लाइन क्या है? द डिफरेंस ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिवर्स एंड फॉरवर्ड। रिवर्स एंड फॉरवर्ड इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस देखता हूं, इन दोनों को अगर मैं माइनस करता हूं तो उसका वैल्यू कितना आ रहा है? 9.212 RT, राइट ना? 9.212 RT। पक्की बात है। ये तो पहली बात जो अब उसको सवाल में मेंशन्ड है जो अपन को, राइट ना? दूसरी बात उसने बोला है कि जो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है किसका, फॉरवर्ड का, जो फॉरवर्ड का प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है वो कितना है जी? डबल है। तो मान ले अगर मैं फॉरवर्ड का प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर कहता हूं तो ए तो होता है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, इसको फॉरवर्ड के लिए बोलने के लिए मैंने एफ बोल दिया, अगेन ए हो गया जी बैकवर्ड। इन दोनों का क्या रिलेशन दे रखा है? तो कह रहा है जो फॉरवर्ड का प्री एक्सपोनेंशियल है ना वो 2 गुना है, डबल है, राइट ना? तो ए फॉरवर्ड इज 2 टाइम्स ए बैकवर्ड, दैट्स इट। तो ये एक रिलेशन दे रखा है, दूसरा रिलेशन ये दे रखा है, ये 2 रिलेशन दे रखे। हमसे वो क्या चाहता है? हमसे वो चाहता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बताओ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? तो सर अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात है तो क्योंकि रिएक्शन रिवर्सिबल है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? फॉरवर्ड का रेट अपॉन में बैकवर्ड का। तो अपन को ये बताना है, कहीं ना कहीं सवाल में वो यही पूछ रहा है, तो यही पूछ रहा है। तो अब अपन को अगर रेट फॉरवर्ड का देखना है तो अपन को फॉरवर्ड के लिए रेट कांस्टेंट जो है उसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी पता है, उसके लिए कहीं ना कहीं उसने प्री एक्सपोनेंशियल भी मेंशन किया है। तो लेट सपोज बाय यूजिंग आर्हेनियस इक्वेशन अगर मैं KF लिखना चाहता हूं या सिंपल K लिखना चाहता हूं तो वो क्या होता है? AE अपॉन RT, डेफिनेटली यही होता है। तो लेट सपोज अगर मैं स्पेसिफिकली K फॉरवर्ड की बात करता हूं तो A फॉरवर्ड EA फॉरवर्ड बाय RT। अगेन K बैकवर्ड क्या होगा? A बैकवर्ड माइनस EA बैकवर्ड अपॉन में RT, दैट्स इट। ये दोनों बातें अपन ने लिख ली फॉरवर्ड और बैकवर्ड के लिए। अब क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है तो दोनों को डिवाइड कर दूंगा, सिंपल है। तो दोनों को डिवाइड करो जी, देखो जी K फॉरवर्ड बाय K बैकवर्ड, दोनों को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा जी A फॉरवर्ड बाय या EA फॉरवर्ड बाय में RT अपॉन में A बैकवर्ड E माइनस EA बैकवर्ड अपॉन में RT, दैट्स इट। अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो क्योंकि यही तेरे पास K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है तो इसी को अपन को निकालना है। अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो देखो इसको AF अपॉन में AB ऐसा लिख सकता हूं, बिल्कुल A फॉरवर्ड अपॉन में A बैकवर्ड इंटू EA फॉरवर्ड बाय RT। इसको अगर ऊपर लेके जाऊं, ये माइनस है तो इट बिकम्स प्लस डेफिनेटली, अब बेस आर सेम, पावर शुड बी एडेड, तो A फॉरवर्ड बाय A बैकवर्ड बेस सेम है, पावर को ऐड करूंगा तो बनेगा EA फॉरवर्ड प्लस EA बैकवर्ड अपॉन में RT। ये आपके पास एक सिंपल सा एक्सप्रेशन बनेगा। इसी को अगर मैं और ढंग से लिखना चाहूं तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि K इक्विलिब्रियम विच इज K फॉरवर्ड बाय K बैकवर्ड विच इज, अब AF इस रिलेशंस का यूज करेंगे, जो AF का वैल्यू उसको मैं 2AB भी लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, अपॉन में A बैकवर्ड इनटू
इसको मैं पहले लिख सकता हूं, देख, माइनस ई ए फॉरवर्ड प्लस ई ए बैकवर्ड है, तो ई ए बैकवर्ड माइनस ई ए फॉरवर्ड, ऐसे भी लिख सकता हूं ना, इसको आगे पीछे लिख सकता हूं। दैट मीन्स ई टू द पावर ई ए बैकवर्ड माइनस ई ए फॉरवर्ड अपॉन में आर टी। अब जैसे ही मैंने ये लिखा तो आपको अब दूसरा रिलेशन भी यूज करना आ गया कि हाँ सर, ई ए बैकवर्ड माइनस ई ए फॉरवर्ड का भी वैल्यू दे रखा है, रख दो जी, सारी वैल्यू रख दो, सॉल्व कर दे। ई टू द पावर 9.212 अपॉन में आर टी, यहां भी आर टी है। इसको सॉल्व करोगे तो 2 इंटू में यहां पे कुछ ऐसे वैल्यू बनेगा, दैट इज दिस, दैट बिकम्स 2 इंटू 10⁴ आपका आंसर आ जाएगा। कुछ इस प्रकार से आंसर आएगा, राइट ना, कुछ इतना सा आपके पास आंसर आएगा। दैट इज व्हाट, के फॉरवर्ड बाय के बैकवर्ड, एंड दैट इज नोन एज के इक्विलिब्रियम। आपका आंसर कुछ इतना सा आएगा, राइट ना। दैट मीन्स आपका जो ऑप्शन हो जाएगा दैट इज व्हाट, ऑप्शन नंबर, ठीक है। सो दैट इज व्हाट डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। हाँ, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि 4 नंबर का आता है यार, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो यार थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। और थोड़ा क्या, बिल्कुल सिंपल है, इक्वेशन लिखा, दोनों को डिवाइड कर दिया, राइट ना गाइस। चलिए जी आगे चलता हूं। अगली बातें जो मैं दिखाने वाला हूं आपको, अगले सवाल जो होंगे, अब जैसे ये कुछ सवाल है, इस सवाल को एक बार जरा ध्यान से सुनना। ये गेट 2021 के सवाल है। इस सवाल को जरा देखना। तो कह रहा है रेट कांस्टेंट फॉर द डीकंपोजिशन ऑफ मॉलिक्यूल इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन आर। तो रेट कांस्टेंट दे रखा है इतना एट 0 डिग्री, एक टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट दे रखा है। सिमिलरली इतना रेट कांस्टेंट है एट 25 डिग्री। तो 2 टेम्परेचर हैं और 2 रेट कांस्टेंट है। पूछ क्या रहा है? एक्टिवेशन एनर्जी। तो अपन को इतना पता होना चाहिए कि सर 2 रेट कांस्टेंट है, 2 टेम्परेचर पे है और एक्टिवेशन एनर्जी का रिलेशन है, तो कहीं ना कहीं आर्हेनियस इक्वेशन ही लग रहा है। और वो भी किस फॉर्म का? तो ये अपन अभी देख के आए हैं, ln k2 बाय k1 इज इक्वल टू ई अपॉन आर 1 अपॉन t1 माइनस 1 अपॉन t2। तो दैट इज व्हाट बेसिकली द एक्टिवेशन एनर्जी, जो अपन ने इंटीग्रेशन फॉर्म में लिखा था विद लिमिट वाला। अब इसमें सारी बातें आप जानते हैं। आपको K2 पता है, आपको K1 पता है। K1 कितना है जी? 0.2237 इंटू 10 की पावर -4। अगेन आपको K2 पता है जी। K2 कितना है जी? इसका टेम्परेचर भी लिख सकते हो आप, 273 केल्विन। K2 कितना है जी? 2.64 इंटू 10⁻⁻⁴, एंड अगेन T2 विल बी 298 केल्विन। तो ये सारी बातें ऑलरेडी मेंशन्ड है सवाल में। इनको यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे और अपन ई का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, राइट ना। इसी में एक नेट का भी सवाल है, सेम डिट्टो है। तो यहां से अपन ने दूसरे प्रकार का जो सेक्शन डील किया है या टाइप ऑफ क्वेश्चन डील किया है, पहला तो अपन ने कहा था कंपैरिजन के, दूसरा डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। हाँ ये फॉर्मूला है, इसी पे सारी वैल्यूज गिवन है, एक को छोड़ के, ये सब कुछ गिवन है एक को छोड़ के, वही वो पूछ रहा है, तो इसको भी निकाल सकते हैं। अगेन इसका आंसर कुछ आएगा 65 समथिंग, ठीक है, ये आप देख लेना, इसका सिंपल वैल्यू रख के कैलकुलेट करना, राइट ना। तो ये अपने पास दूसरे प्रकार के सवाल हो गए डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, राइट ना। अब आइए मैं तीसरे टाइप पे चलता हूं, राइट। तीसरे टाइप पे, तीसरे प्रकार के सवाल आ सकते हैं। देखो जी, जैसे ग्राफिकल बेस्ड। ग्राफिकल बेस्ड कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ये सवाल है, जैसे ये सवाल है, ये सवाल आ रखा है जी नेट 2013 में आ रखा है। सवाल क्या कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, अगर मैं इनमें से देखता हूं तो यहां पे एक तो मुझे ऑप्शन में दिख रहा है ln के, और यहां पे टेम्परेचर दिख रहा है। तो मुझे कहीं ना कहीं आर्हेनियस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ln के और टेम्परेचर का सही ग्राफ बताना है और उसका वेरिएशन बताना है। सवाल ये कह रहा है हमको। तो आइए पहले तो इक्वेशन लिख लो, क्योंकि ग्राफ पे कमेंट हमेशा इक्वेशन के बेसिस पे किया जाता है। तो ln के इज इक्वल टू ln a माइनस ई अपॉन में RT, राइट। ये मैंने एक सिंपल सी इक्वेशन लिख दी, ठीक है। अब ये इक्वेशन जो मैंने लिखी है, इस इक्वेशन को जब मैं कंपेयर करूंगा दैट मीन्स y इज इक्वल्स टू c प्लस mx। तो मुझे यहां से जो ग्राफ बनेगा, वो ग्राफ अगर मैं ln के वर्सेस 1/t का बनाऊं, तो ln के वर्सेस 1/t का जो भी ग्राफ बनेगा, उसमें स्लोप क्या आएगा? दैट इज E अपॉन आर। इंटरसेप्ट क्या होगा? A।
तो ये ग्राफ अपन अभी बना के भी आए थे कि सर हाँ ये यहां पे कट करेगा और यहां से नेगेटिव आएगा, इसका स्लोप क्या आएगा माइनस ये अपॉन में आर। तो यहां से पहला अगर मैं स्टेटमेंट पढ़ना शुरू करूं तो जब भी मैं एल एन के और टेम्परेचर का ग्राफ बनाता हूं तो इस पूरी स्टोरी से क्या समझ आ रहा है अपन को, मेरी बात ध्यान से सुनना। अपन ने कहा था सर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो के बढ़ेगा, यही बोलते आ रहे हैं अपन। इसी को दूसरे सेंस में बोलता हूं तो टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो ऑब्वियसली 1 बाय टेम्परेचर घटेगा और रेट बढ़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ने से रेट बढ़ेगा ही, टेम्परेचर के बढ़ने से रेट बढ़ेगा ही। बट अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो 1 अपॉन टेम्परेचर का वैल्यू घटेगा, विच अल्टीमेटली मीन्स कि सर हाँ अगर ये वैल्यू 1 बाय टेम्परेचर का ले रहा हूं तो लेट सपोज मैं इस तरफ आ रहा हूं तो ये घट रहा है, तो यहां पे देखोगे तो ये स्लोप ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब एल एन के का वैल्यू बढ़ रहा है। तो अगर पहली स्टेटमेंट बोलूं तो एल एन के डिक्रीजेस लीनियरली विद 1 बाय टी, तो अगर इसको आप बढ़ाओगे भी, मान लो अगर 1 बाय टी बढ़ रहा है तो एल एन के नीचे की तरफ आ रहा है, जी हाँ बिल्कुल ये डिक्रीज ही कर रहा है, और अगर ये डिक्रीज करेगा तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। ऑब्वियसली ना यार, एल एन के डिक्रीज करेगा ना, जैसे ही 1 बाय टी, मैंने क्या बोला 1 बाय टी घट रहा है तो वो के बढ़ रहा है, अगर 1 बाय टी बढ़ेगा तो के घटेगा, तो 1 बाय टी इस तरफ बढ़ रहा है तो के नीचे की तरफ घटेगा, दैट्स इट, राइट ना। अगेन इसी में से एक ऑप्शन ये भी आपको सही लगेगा कि एल एन के इंक्रीज करेगा एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, ठीक है। इस बात को भी अगर मैं प्रूफ करना चाहूं तो अपन इसी इक्वेशन का यूज करके देख सकते हैं। एल एन के क्या होता है जी, एल एन ए माइनस ई ए अपॉन आर टी। अब अपन को ग्राफ किसका बनाना है, एल एन के वर्सेस टी का। पहले तो एक बार दो ऑप्शन में 1 बाय टी है 1 बाय टी है, तो अपन ने 1 बाय टी का ग्राफ बना लिया। अब एल एन के वर्सेस दो ऑप्शन में टी है तो इसका भी ग्राफ बना के देख लेते हैं। तो जब मैं टी का ग्राफ बनाऊंगा एल एन के वर्सेस, तो इसको उल्टा करना पड़ेगा तभी टी ऊपर आएगा। तो एल एन के की पावर -1 इनवर्स ले लिया, एल एन ए की पावर -1 माइनस आर टी अपॉन में ये, पक्की बात है। इसको और कैसे लिख सकता हूं, माइनस को आगे लेके आ सकता हूं, माइनस एल एन ए माइनस आर टी अपॉन में ये, पक्का। अब इस माइनस को इस तरफ लेके जाऊंगा सो दे दोनों की दोनों जो चीजें होंगी वो पॉजिटिव हो जाएंगी, दैट इज व्हाट ई। अब लेट सपोज इसका मैं ग्राफ बनाता हूं y इज इक्वल्स टू सी प्लस में mx। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो इसमें इंटरसेप्ट एल एन ए है और इसका स्लोप क्या होगा r अपॉन में a, राइट ना। तो ये तेरे पास इंटरसेप्ट हो जाएगा, ये तेरे पास इसका स्लोप हो जाएगा, तो इसका ग्राफ बना दो। और इसका ग्राफ क्योंकि दोनों ही स्लोप और इंटरसेप्ट पॉजिटिव आ रहा है तो इसका ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा, दैट इज व्हाट इंक्रीजिंग जाएगा एल एन के वर्सेस 1 बाय टी, सॉरी 1 बाय टी तो हो गया टी। तो एल एन के भी बढ़ता है, एल एन के इंक्रीज करेगा लीनियरली एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, तो ये भी ऑप्शन अपना सही ही है, राइट ना, मैंने बताया अभी, ठीक है जी। अगेन अगर मैं बात करता हूं इस सवाल की बात करता हूं तो ये भी एक सवाल है जो टिफर में पूछा गया है। सवाल वैसा ही है, सवाल क्या कह रहा है कि अगर मेरे पास ये के कोई इक्वेशन है जिसमें ए का वैल्यू दे रखा है और ये का वैल्यू ये दे रखा है, तो वैल्यू से अपन को कुछ लेना देना नहीं है, अपन को ग्राफ बनाना है। यहां पे क्या है जी, के है, यहां पे क्या है जी, रेट कांस्टेंट, ऐसे लिख देता हूं मैं, के वर्सेस टेम्परेचर का है, यहां पे एल एन के वर्सेस 1 बाय टी का ग्राफ है, और यहां पे एल एन के वर्सेस 1 बाय टी का ग्राफ है। तो इनके ग्राफ कैसे बनेंगे, तो ऑब्वियसली अपन ने देखा कि जब के और टी का ग्राफ बनाया, याद करो अपन ने अभी एक ग्राफ बनाया था इसके बेसिस पे, तो ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है, जो कि कर रहा है। तो हां सर फर्स्ट वाला तो बिल्कुल सही होगा। अगेन अगर मैं दूसरे की बात करता हूं तो यह वाला डिक्रीजिंग है, एल एन के और 1 बाय टी का ग्राफ बिल्कुल डिक्रीजिंग है, ये भी सही है। अगेन क्या ये इंक्रीजिंग होगा, तो 1 बाय टी है, यहां पे ध्यान देना 1 बाय टी है, तो ये इंक्रीजिंग नहीं होगा। तो इसमें ऑप्शन जो दिख रहा है अपन को वो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन, ठीक है गाइस। तो अपन ने तीनों के बेसिस पे सवाल किए हैं। अपन ने सबसे पहले देखा कंपैरिजंस के सवाल, फिर अपन ने डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल देखे हैं, और फिर अपन ने ग्राफ बेस्ड सवाल देखे हैं। और ये तीनों के तीनों टाइप्स के ही सवाल पूछे जाते हैं अक्सर इस आर्हेनियस इक्वेशन से। और ये सारे सवालों को अपन ने किया किस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे, या यूं कह ले किस फॉर्मूलेस के बेसिस पे, तो अपन ने कहीं ना कहीं जो सबसे स्टार्टिंग में बात लिखी थी, जो सबसे स्टार्टिंग में बातें बोली थी, एंड दैट इज व्हाट रिलेटेड टू दिस स्लाइड, राइट ना। ये जो अपन ने एक स्लाइड बनाई थी,
ये वाली स्लाइड, यहां पे अपन ने सारे फॉर्मूलेस देखे थे, कुछ ग्राफ भी डिस्कस किए थे और इन्हीं के बेसिस पे अपन ने सारे सवाल किए थे। आई होप सो ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, मददगार रहेगा। इसके बेसिस पे आप जितने भी आर्यनियस के सवाल होंगे वो सारे कर पाएंगे राइट ना। और इसी अमेजिंग सेशंस के सीरीज में आप कनेक्ट रहिए। ये पूरी की पूरी सीरीज दिसंबर नेट को टारगेट करेगी। अपन अलग अलग टॉपिक के साथ आपके साथ मिलते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया गाइस, थैंक यू गाइस।